और विज्ञान और दर्शन में अरबों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार से है। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरिस्तु के ग्रंथों के अनुवाद पढ़े। ये अनुवाद अरब के अनुवादकों की देन थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों को सावधानीपूर्वक संरक्षण और अनुवाद भी किया था। जिस समय यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय यूनानी ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित भी थे। टॉलेमी का नाम तो बच्चों आप सबने सुना ही होगा। टॉलेमी ने अपनी रचना एल्ज़मेस्ट में अरबी भाषा के विशेष अवतरण अल का उल्लेख किया है, जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को भी दर्शाता है। मुसलमान लेखकों में अरब के हकीम और बुखारा, जो कि मध्य एशिया से संबंधित थे, के दार्शनिक इब्न सिना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल रजी ये शामिल थे। इन्हें इतालवी जगत में ज्ञानी माना जाता था और इसके साथ एक अरब दार्शनिक इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान मतलब फिलॉसफी तथा धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की पूरी कोशिश की है। इस पद्धति को ईसाई चिंतकों ने भी अपनाया। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे यथार्थवाद की। यथार्थवाद क्या था? यथार्थवाद, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है रियलिज्म। रियलिज्म जो कि शब्द आया है रियल से, और रियल क्या होता है? रियल होता है जो चीज़ यथार्थ लगे, मतलब देखने में रियल लगे। अगर चित्र है तो वो रियल लगे, अगर कोई मूर्ति है तो वो रियल मतलब यथार्थ लगे। तो इसी प्रकार शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी तथा सौंदर्य की भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप प्रदान किया। इसी को बाद में यथार्थवाद मतलब रियलिज्म का नाम दिया गया। कलाकारों को मूल आकृति जैसी सटीक मूर्तियां बनाने की चाह थी और इस चाह को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों की मदद ली, मतलब वैज्ञानिकों के कार्यों से भी उन्होंने प्रेरणा ली। बच्चों, आप जानते होंगे कि किस प्रकार एक मूर्ति को बनाने के लिए या एक चित्र को बनाने के लिए वह चित्रकार या मूर्तिकार वैज्ञानिकों के पास जाकर वहाँ जो सर्जरीज हो रही होती थी उनको जाकर देखते थे, उनका अध्ययन करते थे, ताकि वह जो भी चीज़ बनाए या मूर्ति बनाए या कोई चित्रकारी बनाए तो वह बिल्कुल यथार्थ लगे, वह बिल्कुल रियल लगे। दुनिया के चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची ने एक अद्वितीय स्थान पाया हुआ है। उनके चित्रों में छिपी अभिव्यक्ति ने उन्हें आकर्षक बना दिया। लियोनार्डो मोनालिसा की अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग के लिए अमर हो गए। मोनालिसा के होठों पर मुस्कान इतनी रहस्यमय है कि यह मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है और लोगों ने उसको समझने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ द होली सपर, द वर्जिन ऑफ द रॉक भी कुछ ऐसी जानी मानी पेंटिंग्स हैं, या आप उनको अमर पेंटिंग का नाम भी दे सकते हैं। इन पेंटिंग्स को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। माइकल एंजेलो एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, कवि और इंजीनियर भी थे। उनकी पेंटिंग्स जैसी क्रिएशन ऑफ एडम और लास्ट जजमेंट शानदार कौशल की गवाही देती हैं। उन्हें इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII और फ्रांस के फ्रांसीसी लोगों द्वारा आमंत्रित किया गया, और सिर्फ आमंत्रित ही नहीं बल्कि पुरस्कृत भी किया गया था। इटली की वास्तुकला काफ़ी हद तक पूर्ण जागरण की भावना से प्रभावित थी या प्रेरित थी। इस समय के बिल्डरों ने प्राचीन ग्रीस और रोम की शैली और पैटर्न के बाद कई चर्चों, महलों और विशाल इमारतों का निर्माण किया। चर्चों और महलों के नुकीली मेहराबों को गोल मेहराबों, गुंबदों या यूनानी मंदिरों की समतल रेखाओं द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया था। इटली का एक शहर फ्लोरेंस कला संसार का केंद्र बन गया था। सेंट पीटर्स चर्च, रोम कैथेड्रल ऑफ मिलान एंड पैलेस ऑफ द वेनिस एंड फ्लोरेंस पुनर्जागरण वास्तुकला के कुछ उल्लेखनीय नमूने थे। समय के कारण पुनर्जागरण वास्तुकला फ्रांस और स्पेन में भी फैल गया। वास्तुकला की तरह मूर्तिकला भी पुनर्जागरण काल के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई।
डोनाटेलो नाम के एक और इटालियन मूर्तिकार को सेंट की यथार्थवादी प्रतिमा के लिए याद किया जाता है। फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो की डेविड की विशाल संगमरमर की मूर्ति अपने आप में एक महानतम मूर्ति है। उन्होंने मूसा की भी भव्य प्रतिमा बनाई। उन्होंने रोम में बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर का निर्माण भी किया। और बच्चों, एक और विकास जो मानव सोच का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या सोच सकते हैं कि ऐसा मार्ग प्रशस्त करने वाला कारण क्या था या विकास क्या था? जी हाँ बच्चों, यह थी मुद्रित पुस्तकों का विकास, मतलब प्रिंटिंग। अब देखते हैं कि यह प्रिंटिंग किस तरह से या प्रिंटिंग कल्चर किस तरह से शुरू हुआ। पर उससे पहले यह सोचिए कि एक ऐसा समय जब आपके पास कोई भी किताब ना हो, कुछ भी लिखा हुआ ना हो। आजकल तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, और एक वक्त ऐसा सोचिए जब आपके पास इस तरह की या पढ़ने का कोई भी माध्यम नहीं है, ना किताब और ना सेल फोन। तो हमें प्रिंटिंग को, मतलब मुद्रण को समझने के लिए उस काल में जाना पड़ेगा, उस तरह के लोगों की तरह चिंतन करना पड़ेगा जब उनके पास पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हस्तलिखित प्रतियां ही होती थीं। यह तो हमें धन्यवाद करना चाहिए जॉन्स गुटेनबर्ग का, जिन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। सन 1455 में बाइबल की लगभग 150 प्रतियां उनकी कार्यशाला में ही छपी थी। जैसे ही मुद्रित, मतलब प्रिंटेड किताबें या प्रिंटेड पुस्तकें लोगों के पास उपलब्ध हुई, लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। और छात्रों को अब केवल लेक्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, अब वह खुद से पढ़ सकते थे। तो परिणाम स्वरूप विचार और जानकारी पहले से भी और अधिक व्यापक और तेजी से बढ़ी। इटली की मानवतावादी संस्कृतियां अधिक तेजी से फैलती चली जा रही थी। बच्चों, देखते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति कैसे थी। इधर से यथार्थवादी अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो था वो चित्रकला बनती चली गई, मूर्ति कला में किस तरह से जो है वो विकास हो रहा है, आर्किटेक्ट में, स्थापत्य कला में किस तरह से जो है विकास हो रहा है। और इसके साथ साथ जो प्रिंटिंग प्रेस आई, उसने किस तरह से लोगों के विचारों में परिवर्तन किया।